Hey everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिनिमम वेजेस एक्ट का पार्ट 2। इससे पहले हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस की थी डेफिनेशंस कुछ, मतलब सेक्शन 1 से लेके 2 तक। और आई होप सो आपने वो देख ली होंगी, नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देख लें। स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मांग लें, क्योंकि वो है पार्ट 1। अगर आप अच्छे से समझ लेंगे ना तो फिर इसके आगे भी समझने में बहुत आसानी होगी। मैंने बहुत टाइम लगा के डेफिनेशन आपको सिंपल एक्सप्लेन की है। फाइन, आज हम डिस्कस करेंगे कहाँ से कहाँ तक, तो चलिए देखते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 3 से लेके एंड 12 तक। ठीक है, ये हो गया मेरा सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 12 तक हम देखने वाले हैं आज। ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, जैसे हमने पहले देखा था वैसे ही हम डिस्कस करेंगे। और उससे पहले चलिए मैं आपको एक बार ना झलक भी दिखा देती हूँ पुराने उसकी, जो पुराना मैंने एक्ट, जो मतलब मिनिमम वेजेस एक्ट का जो पहला वाला पार्ट था उसको मैंने कैसे दिखाया था। तो ये देखिए, सेक्शन 1 सेक्शन 2 ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है उस शीट में एंड लास्ट वाले सेशन में। और ये है सेक्शन 2 और सेक्शन 2 के सारे क्लॉजेस एंड ऑल भी हैं। ये सारी डेफिनेशंस मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करी हैं, इन्हें आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए चला रही हूँ कि आप ये वहाँ से देख लें कि क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई ये। अब हम आज क्या देखने वाले हैं इसके आगे का। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो ये आ गया है हमारा सेक्शन 3 है फिक्सिंग ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ईजी आप समझते हैं क्या है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। मैंने क्या करा है, बेयर एक्ट से लैंग्वेज उठाई है और उसको भी मैं इजीली एक्सप्लेन करने वाली हूँ आपको। थोड़ा थोड़ा सा इजी सा भी बना दिया इसमें से मैंने बीच में से, और क्या करा है, कुछ बोल्ड और कुछ रेड करा है, जो चीज़ें मुझे ऐसी लगी कि हाँ भाई हमें फोकस करनी चाहिए कि इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले फिक्सिंग ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। भाई मिनिमम रेट ऑफ, ये हम पढ़ रहे हैं जो एक्ट है मिनिमम वेजेस एक्ट, इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, मिनिमम वेजेस ही हैं। ठीक है, तो अब इनको फिक्स कैसे करना है, क्या करना है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शेल फिक्स द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस पेबल टू एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड इन एन एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाइड इन पार्ट 1 or part 2 of the schedule in an employment added to either party by notification under section 27, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू ऐड टू स्केड्यूल। अब इसमें क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल सी बात है कि भाई मिनिमम वेजेस फिक्स करेगी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, पार्ट 1 की, पार्ट 2 की। पार्ट 1 में अदर आते हैं, पार्ट 2 में स्पेशली पता है एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर के अलावा जितने और स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स है वो कहाँ आ रहे हैं, पार्ट 1 में। ठीक है, तो और इसको ये पावर कहाँ से मिलती है, 27 से। ठीक है, तो ये बात हो रही है एंटायर स्टेट की, करेंगे हम पार्ट 1 में, मतलब जो एंटायर स्टेट है, और जो पार्ट और एंटायर स्टेट है वो हो जाएगी हमारी पार्ट 2 में। ठीक है, तो ये फिक्स करना है, इसके बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट आ गया अब हमारा प्रोवाइडेड क्या है। देखिए लैंग्वेज हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं बेयर एक्ट में क्या लिखी हुई है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। मैंने आपको पहले छोटी सी एक चीज समझा दी उस पूरे से, वो सिर्फ उसका मतलब इतना ही है, उससे ज्यादा उसमें कुछ फालतू लिखा हुआ नहीं है। अब ये क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड दैट द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड इन एन एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाइड इन पार्ट 2 of the schedule, instead of fixing minimum rate of wages under this clause for the whole state, fix such rates for a part of the state or for any specified class or classes of such employment in the whole state or part thereof। देखिए मैंने आपको अभी पहले बोल दिया था, जो चीज़ वो यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है। ठीक है, उसमें क्या कह रहा है ये, इसने स्पेसिफिकली बताया है प्रोवाइडेड कह के कि जो पार्ट 2 है उसके लिए जो मिनिमम वेजेस फिक्स होंगे उसमें पूरी होल स्टेट के भी फिक्स कर सकते हो आप, या फिर पार्ट के भी कर सकते हो, या फिर किसी भी क्लास या क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट के कर सकते हो। मतलब एक तरीके की किसी टाइप के एम्प्लॉयमेंट के आपने फिक्स कर दिए। ठीक है, या फिर पूरे स्टेट के कर दिए, या फिर स्टेट में कुछ पार्ट के लिए कर दिए। ये पार्ट 2 के लिए है। पार्ट 1 जो है वो एंटायर स्टेट के लिए ही आप करोगे उसमें। ठीक है, तो मीनिंग इसमें मैंने नीचे लिख दिया है, पार्ट 1 फॉर एंटायर स्टेट एंड पार्ट 2 के लिए है ये या तो एंटायर स्टेट या फिर पार्ट। ठीक है, तो पार्ट 2 में हमने क्या देखा, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए डिस्कस हो रहा है, और पार्ट 1 में और अदर एम्प्लॉयमेंट्स आ जाएंगे। फाइन, आई होप सो क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ है तो आप ना नीचे क्वेरीज में सेक्शन डालकर भी अपनी क्वेरी डाल सकते हैं कि भाई इस सेक्शन में ये क्वेरी हमारी नहीं हुई है। सिंपल सी बात है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स करेगी मिनिमम वेजेस, और वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में है। पार्ट 1 में अदर एम्प्लॉयमेंट्स आते हैं, पार्ट 2 में एग्रीकल्चर आते हैं। भाई पार्ट 1 में जो एम्प्लॉयमेंट्स है वो एंटायर स्टेट के लिए किया जाएगा, मतलब सभी का आप फिक्स कर दोगे, और जो पार्ट 2 है उसमें आप एंटायर भी कर सकते हो, आप
पार्ट भी कर सकते हो, आप किसी एम्प्लॉयमेंट का कर सकते हो, किसी क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट का कर सकते हो, ठीक है। बस ये नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 3 एंड क्लॉज बी। अब इसमें क्या हो रहा है, रिव्यू एट सच इंटरवल्स एज इट मे थिंक फिट, such intervals not exceeding 5 years, the minimum rates of wages so fixed and revise the minimum rates if necessary, and इसमें नीचे यहाँ प्रोवाइडेड भी है। तो चलिए अब इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पर भी बहुत सिंपल सी बात कह रहा है, भाई अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने ऊपर फिक्स कर दिए, लेकिन आपको रिव्यू भी करना है कुछ इंटरवल्स में। ऐसा नहीं कि बस फिक्स करके छोड़ दिया, 10 20 15 साल हो गए कोई देख ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हमें भी पता है कि भाई ये चेंजेस होंगे, इन्फ्लेशन आ रहा है, तो मिनिमम रेट पे भी तो आप चेंज करोगे, ऐसा तो नहीं है कि इसको ऐसे ही छोड़ दोगे। रिव्यू एट सच इंटरवल्स एज इट मे थिंक फिट, सच इंटरवल्स नॉट एक्सीडिंग 5 years, द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस सो फिक्स्ड एंड रिवाइज द मिनिमम रेट्स इफ नेसेसरी। अब इसमें क्या है, आगे आई थिंक प्रोवाइडेड भी है, तो चलिए प्रोवाइडेड बाद में पढ़ेंगे। सिंपल सी बात है, हमने एक मिनिमम रेट फिक्स कर दिए, हमने कुछ मिनिमम रेट फिक्स कर दिए, उसके बाद हम फिक्स करके भूल गए, ये वाला काम नहीं चलेगा। आपको रिव्यू भी करने हैं, मतलब भाई इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं मार्केट में, तो मिनिमम रेट को भी तो आप बढ़ाओगे, मिनिमम रेट में भी तो चेंजेस करोगे, तो मिनिमम रेट में आपको चेंजेस करने हैं, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। नॉट एक्सीडिंग 5 years, मतलब कुछ इंटरवल्स पे आपको देखना है, तो वो 5 साल ज्यादा नहीं होने चाहिए, 5 साल से पहले आपको देखना पड़ेगा, एक बार रिव्यू करना पड़ेगा मिनिमम रेट्स जो आपने फिक्स करे हैं, और रिवाइज भी करने पड़ेंगे, रिवाइज द मिनिमम रेट्स इफ नेसेसरी, राइट, provided that where for any reason the appropriate government has not reviewed the minimum rate of wages fixed by it in respect of any scheduled employment within any interval of 5 years, nothing contained in this clause shall be deemed to prevent it from reviewing the minimum rates after the expiry of the said period of 5 years and revising them। यहीं पर रुकते हैं। क्या कह रहा है भाई, 5 साल के अंदर मुझे रिव्यू करने थे, ठीक है, पर कुछ ऐसा हो गया कि मैं रिव्यू नहीं कर पाया, मतलब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कह रही हैज वेयर फॉर एनी रीजन द अप्रोप्रिएट हैज नॉट रिव्यूड, मतलब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में अगर रिव्यू नहीं करें, तो अब क्या हुआ, 5 साल के अंदर करने थे वो नहीं करे, तो जैसे ही 5 साल खत्म हो रहे हैं, तो कोई एक्ट में चाहे कुछ भी लिखा हो, कोई भी प्रिवेंट नहीं कर सकता अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, किससे, कि आपको रिव्यू करने ही करने हैं मिनिमम रेट, मतलब 5 साल में आपको करने, 5 साल से के बाद जब वो एक्सपायरी हो गई तो आपको करने ही करने पड़ेंगे। रिव्यूइंग द मिनिमम रेट्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड ऑफ 5 years एंड रिवाइजिंग देम। कुछ भी, कोई भी आपको नहीं रोक सकता, आपको ये करना ही करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर 5 साल के अंदर कर लो रिव्यू तो ठीक है, अदरवाइज 5 साल जैसे ही लैप्स होता है, खत्म होता है, वैसे ही आपको रिव्यू एंड रिवाइज करने हैं, एंड रिवाइजिंग देम if necessary and until they are so revised the minimum rates in force immediately before the expiry of the set period of 5 years shall continue in force। जब तक नहीं रिवाइज हुए हैं तो वही 5 साल के बाद वही वाले रेट्स रहेंगे, ठीक है। अब सिंपल है यार कि मतलब आपको रिव्यू एंड रिवाइज करने हैं, रिव्यू कर लीजिए, मतलब रिवाइज तो तब होंगे जब नेसेसरी है, रिव्यू हमें 5 साल के अंदर करने हैं, 5 साल के अंदर नहीं करें तो क्या हो जाएगा, तो 5 साल के बाद आपको करने हैं, ठीक है, पक्का, सिंपल इतनी सी बात कहानी हुई। अब चलिए नेक्स्ट आ जाता है इसी में, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1। अब सबसेक्शन 1 में और कुछ भी लिखा हुआ हो, द appropriate government may refrain from fixing minimum rate of wages in respect of any scheduled employment in which there are in the whole state less than 1000 employees engaged in such employment, but if at any time the appropriate government comes to a finding after such inquiry as it may make or cause to be made in this behalf that the number of employees in any scheduled employment in respect of which it has refrained from fixing minimum rates of wages has risen to 1000 or more, it shall fix minimum rate of wages payable to employment in such payable to employees in such employment। क्या पढ़ दिया इतना सारा, कुछ भी नहीं है, बहुत ही छोटी सी कहानी है। ये है कि भाई अगर 1000 से कम एम्प्लॉय हैं, 1000 से कम एम्प्लॉय हैं किसी स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, तो जरूरत नहीं है इन्हें फिक्स करने की, ये कह रहे हैं, ठीक है। अब ये रिफ्रेन हो गए, रिफ्रेन का मतलब नहीं करना कोई भी चीज, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स नहीं कर रही है, लेकिन जैसे ही पता चला कि भैया 1000 से ऊपर हो चुके हैं, वैसे ही तुरंत ही आप उनके फिक्स कर दोगे, ठीक है। हैज राइजन टू 1000 और मोर, इट शैल फिक्स मिनिमम रेट ऑफ वेजेस पेबल टू एम्प्लॉइज इन सच एम्प्लॉयमेंट, तो आप कर दोगे, बस सिंपल, इतनी सी कहानी है। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 3 सब सेक्शन 2, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे फिक्स अ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फॉर टाइम वर्क, टाइम वर्क के लिए कर सकती है जिसको बोलेंगे मिनिमम टाइम रेट, और मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फॉर पीस वर्क जिसको हम बोल देंगे पीस रेट, ठीक है। यहाँ पे तो उन्होंने ये बता दिया कि भाई इसको टाइम रेट बोल देंगे, इसको पीस रेट बोल देंगे,
जो टाइम वर्क के हिसाब से करेगी फिक्स उसे, और पीस वर्क के हिसाब से करेगी। ए और बी में हमने ये बात कर ली। नेक्स्ट चलते हैं, अब क्या कह रहा है सी में आइए। A minimum rate of remuneration to apply in case of employees employed on piecework for the purpose of securing to such employees a minimum rate of wages on a time work basis herein referred to as a guaranteed time rate। क्या बात हो रही है ये, अगर पीस वर्क के लिए, किसी भी पीस वर्क के लिए हम डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, वेजेस फिक्स कर रहे हैं, तो पीस वर्क के लिए हम क्या करेंगे, एक मिनिमम रेट टाइम वर्क बेसिस पे डाल देंगे जिसको हम बोलेंगे गारंटीड टाइम रेट। ठीक है, जो फिक्स करेंगे वो उसको हम टाइम वर्क बेसिस पे, वो ये हो जाएगा गारंटीड टाइम रेट। और डी में क्या कह रहे हैं, अ मिनिमम रेट वेदर या तो टाइम रेट और अ पीस रेट टू अप्लाई इन सब्सटीट्यूशन फॉर द मिनिमम रेट विच वुड अदरवाइज बी एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवर टाइम वर्क डन बाय एम्प्लॉइज। ठीक है, तो चलिए इसको प्रॉपर रीड कर लीजिएगा और आप चलते हैं कहाँ पर, आ जाता है हमारा 2A और इसमें है वेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द रेट्स ऑफ वेजेस पेबल टू एनी ऑफ द एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड इन अ शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट एनी प्रोसीडिंग इज पेंडिंग बिफोर, कहाँ पर, ट्रिब्यूनल पर, नेशनल ट्रिब्यूनल में, दिस एक्ट में, और बिफोर एनी लाइक अथॉरिटी अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। चलो मैं यहाँ ना रोक कर बता देती हूँ, नहीं तो ऐसा होगा बहुत सारा पढ़ दिया और कुछ भी समझ नहीं आया। यहाँ देखो फर्स्ट लाइन से ही चलते हैं, वेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द रेट्स ऑफ वेजेस पेबल टू एनी ऑफ द एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड इन दिस। ये कह रहा है कोई भी अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट चल रही है वेजेस के रेट्स को लेकर एम्प्लॉइज में, वही स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट को लेकर, ठीक है, जो एम्प्लॉइज मतलब एम्प्लॉयड हुए हैं उनसे रिलेटेड किसी भी स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में अगर रेट ऑफ वेजेस को लेके कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट चल रहा है इसमें, और पेंडिंग है कहाँ पे, ट्रिब्यूनल में, नेशनल ट्रिब्यूनल में, ठीक है, और बिफोर एनी लाइक अथॉरिटी अंडर एनी अदर लॉ, किसी और लॉ में कहीं पेंडिंग है, इस तरीके का मतलब कोई केस फेस चल रहा है डिस्प्यूट से रिलेटेड, तो और सच अथॉरिटी में नीचे आ गई हूँ फोर्थ लाइन पे, और सच अथॉरिटी इज इन ऑपरेशन एंड अ नोटिफिकेशन फिक्सिंग और रिवाइजिंग मिनिमम रेट ऑफ वेजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट इज इशूड ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सच प्रोसीडिंग। क्या हो गया है, एक नोटिफिकेशन फिक्सिंग या रिवाइजिंग को लेकर इसमें इशू हो चुका है, ठीक है, और पेंडेंसी है उसकी, बेसिकली डिस्प्यूट है रेट्स को लेकर, कहीं पर भी किसी भी एक्ट में हो सकता है, किसी लॉ में हो सकता है, ठीक है, तो क्या होगा, द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस सो फिक्स्ड, the minimum rate of wages so fixed or so revised shall not apply to those employees during the period in which the proceeding is pending। जब proceeding pending है तो कोई भी ना तो fix होंगे ना revise होंगे, and the what made there is in operation or as the case may be where the notification is issued during the period of operation of an award during that period and where such proceeding or award relates to the rate of wages payable to all the employees in scheduled employment, no minimum rate of wages shall be fixed or revised in respect of that employment during the said period। सिंपल सी बात है, अगर रेट्स जो वेजेस के रेट्स हैं उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट चल रहा है कहीं पर भी, जहां आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ लिखा हुआ है कहीं पर भी, तो भैया कोई भी फिक्स नहीं किए जाएंगे, कोई भी रिवाइज नहीं कही जाएंगे मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। इससे ना सिंपल सी चीज़ है, किसी छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसा कि मिनिमम रेट ऑफ वेजेस ना 10,000 कहीं से फिक्स हो रखे थे, ठीक है, मतलब अब आप ये कहेंगे ना कि भाई उस समय हो गया उसके बाद क्या होगा कैसे होगा, तो अब इसमें यह है कि जैसे कोई डिस्प्यूट चल रहा था 10,000 फॉर एग्जांपल, किसी भी स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए 10,000 मिनिमम रेट ऑफ वेजेस रखे हुए थे। अब डिस्प्यूट हुआ, उसके बाद वो खत्म हो गया, फिर बाद में वो फिक्स हुआ कि भाई 11,000 हो गए, ठीक है, तो अब क्या होगा, इसलिए इसको रिजिड नहीं बनाते हैं कि 10,000 से तो आप उसे पे करते रहो, मतलब उस स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए एम्प्लॉइज तो तब तक काम करते रहेंगे जब तक डिस्प्यूट नहीं खत्म हुआ, भाई 1-2 साल तक केस वेस चला, तो 10,000 से तो आप पे करते रहो उसे। लेकिन जो 11,000 सेटल हुआ ना, तो वो जो उतने ड्यूरेशन का अमाउंट था, भैया ये जो 1-1.5 साल का जो अमाउंट था, उतना उनको जो 1,000 का जो बीच का डिफरेंस है ना, वो अमाउंट बाद में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये नहीं कहा जा रहा कि भाई 10,000 को ही माना जाएगा, क्योंकि क्या होगा फिर उस केस में, तो बाद में यही कह दिया जाएगा ना, कंपनी कह देगी कि भाई इस शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के तो 10,000 जो फिक्स थे वो सही थे, तो फिर मैं तो पे कर चुका हूँ, ठीक है, कंपनी यही कह देगी ना कि मैं फिक्स कर चुका हूँ, लेकिन डिस्प्यूट के बाद तो बाद में 11,000 पता चला ना कि भाई 11,000 फिक्स हो रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए उतने ड्यूरेशन का जो अमाउंट है ना वो बाद में मिल जाएगा, और उसको हम ये नहीं कह रहे कि भाई 10,000 देने के लिए तो सही है उस वक्त तक कि भाई कुछ तो आप पे करोगे ना, तो तब देते रहो, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन वो वाला रेट नहीं माना जाएगा कि भाई उसी रेट से आपने पे कर दिया मिनिमम वेजेस, तो जब सेटलमेंट हो जाएगा ना उसके बाद उतनी अमाउंट उतने समय की आपको बाद में मिल जाएगी, ठीक है। इसलिए ये नहीं कहा जा रहा है कि भाई वही वाले रेट माने जाएंगे पुराने वाले, वो डिस्प्यूटेड ही माने जाएंगे कि भाई अभी पेंडिंग है, जब केस सॉल्व हो जाएगा तो पीछे से जो सारा पैसा है वो भी मिल जाएगा आपको,
ठीक है, ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए है, जैसे कि आप समझ सकें कि इस चीज को यहाँ पर क्यों मना करा जा रहा है, क्योंकि अगर हमने उसी रेट्स को मान लिया तो फिर ये होगा कि अगर डिस्प्यूट सॉल्व हुआ और उसमें मिनिमम वेजेस के जो रेट हैं वो बड़े हुए आए या जो भी डिफरेंस आया, तो उसमें फिर कंपनी हमेशा ये कहेगी कि भाई वो तो वही वाले रेट थे, अब डिस्प्यूट होके खत्म हुआ तो तब से माने जाएंगे। तो उसमें यही होता है कि एक क्लॉज इसलिए इस तरह से रखा हुआ है कि वो वाले रेट कोई ऐसे नहीं माने जाएंगे कि वो ही हैं, फिक्स हुए हैं, रिवाइज हुए हैं। जब वो मैटर सॉल्व हो जाएगा तो फिर उसके बाद देख लिया जाएगा क्या होता है। ठीक है, तो ये सिर्फ इतनी सी बात है, मैंने इसको बहुत ज्यादा आई थिंक स्ट्रेच कर दिया, आप समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो प्लीज इसको दोबारा से पढ़ लें, मुझसे पूछ भी सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं सब सेक्शन 3 पे। मैं इसलिए थोड़ा सा सिंपल समझाने की कोशिश करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है यार ये ना बड़ा पेचीदगी से कुछ लिखा हुआ है और जो लॉ नहीं पढ़ना जानते ना उनके लिए डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो चलो, इन फिक्सिंग और रिवाइजिंग मिनिमम रेट ऑफ वेजेस अंडर दिस सेक्शन क्या होगा, रिवाइज कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, तो इस सेक्शन में भाई देखो डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट मिनिमम रेट ऑफ वेजेस में भी फिक्स फॉर किस किस के लिए, डिफरेंट शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट्स के लिए डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्क इन द सेम शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट हो सकते हैं, फिर एडल्ट्स एडोलेसेंट्स के अलग अलग हो सकते हैं, चिल्ड्रन अप्रेंटिसेस डिफरेंट लोकेलिटीज के। मतलब जो मिनिमम रेट हम फिक्स या रिवाइज करते हैं ना वो अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग क्लास के लिए, कि भाई एडल्ट के लिए इतने रख दिए, एडोलेसेंट के लिए इतने, चिल्ड्रन के लिए इतने, डिफरेंट लोकेलिटीज के इतने। मतलब डिफरेंट लोकेलिटीज क्या, कोई कॉस्ट ऑफ लिविंग डिफरेंट है तो डिफरेंट लोकेलिटीज के डिफरेंट मिनिमम रेट ऑफ वेजेस हो जाएंगे, सिंपल सी बात हुई ना। अब भाई अगर कहीं पर कॉस्ट ऑफ लिविंग जो रहते हैं वहाँ के रेंट खाना पीना वो सब कम है तो वहाँ के मिनिमम रेट ऑफ वेजेस भी कम होंगे, कहीं का ज्यादा है तो ज्यादा होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम डिफरेंट फिक्स कर सकते हैं, ये भी राइट हमें दी हुई है। नेक्स्ट चलते हैं बी पर। बी क्या कह रहा है, मिनिमम रेट ऑफ वेजेस में बी फिक्स्ड बाय एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग वेज पीरियड्स नेमली। अब यहाँ पे भी वही बात हो रही है, मिनिमम रेट ऑफ वेजेस में बी फिक्स्ड बाय एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग वेज पीरियड्स नेमली। अब वेज पीरियड्स के हिसाब से भी डिफरेंस हो सकता है, क्या हो सकता है, देखो बाय आर के हिसाब से, बाय डे के हिसाब से, बाय मंथ के हिसाब से, और बाय सच other larger wage period as may be prescribed and where such rates are fixed by day or by month, the manner of calculating wages for a month or a day as the case may be इंडिकेटेड, वो इंडिकेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्यों बताया जा रहा है भाई, इसलिए बताया जा रहा है, कोई कहेगा कि भाई यार ऐसे नहीं फिक्स कर सकते आप, ये नहीं हो सकते मिनिमम रेट, ये नहीं हो सकते, तो इसमें ना एक्ट में डाल दिया कि भाई इस तरह से भी मिनिमम डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं, आर के हिसाब से भी हो सकते हैं, डे के हिसाब से भी, मंथ के हिसाब से भी। ठीक है, कैसे भी फिक्स किए जा सकते हैं एज पर कंडीशंस देख दाख के। एक प्रोवाइडेड भी दिया हुआ है इसमें, प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी वेज पीरियड्स हैव बीन फिक्स्ड अंडर दिस पेमेंट ऑफ वेजेस में कहीं पे हो गए हैं तो मिनिमम वेजेस शैल बी फिक्स्ड इन अकॉर्डेंस विद दिस। ये हम पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में जाके भी पढ़ लेंगे, अगर आप पढ़ना चाहें तो अलग से पढ़ सकते हैं। अगर वहां पर पहले फिक्स हो गए हैं तो उनको भी हम ऐसे ही यहाँ पर भी हम वैसे ही ले लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 4 मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं सेक्शन 4 में, भाई एनी minimum rate of wages fixed or revised by appropriate government in respect of scheduled employments under section 3 में consist of। अब भाई हमने बात करी थी कि वहां पर बताया हुआ था कि कैसे कैसे फिक्स और रिवाइज हो रहे हैं, वो अगर रिवाइज और फिक्स हुए हैं तो उसके लिए यहाँ पर कुछ चीजें बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, अ बेसिक रेट ऑफ वेजेस एंड अ स्पेशल अलाउंस एट अ रेट टू बी एडजस्टेड एट सच इंटरवल्स एंड इन सच मैनर as the appropriate government may direct to accord as nearly as practicable with the variation in the cost of living index number applicable to such workers। कुछ भी नहीं है बहुत ज्यादा, मतलब डरने वाली कोई बात नहीं है इसमें। इसमें कह रहे हैं भाई मिनिमम रेट ऑफ वेजेस क्या होंगे, यहाँ पे ना 1 2 3 करके 3 तरीके के कुछ मेथड्स बताए हुए हैं, कौन कौन से होने चाहिए, मतलब किस किस तरीके से हम इसे कंसिडर करेंगे। तो इसमें एक बेसिक रेट, सिंपल बेसिक रेट, और एक है माना जाएगा स्पेशल अलाउंस रेट। ठीक है, ये स्पेशल अलाउंस रेट क्या है, जिसको हम किस अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस के हिसाब से, टू बी एडजस्टेड एट सच इंटरवल्स एंड इन सच मैनर एज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे डायरेक्ट टू अकॉर्ड एज नियरली एज प्रैक्टिकेबल विद द वेरिएशन ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। मतलब ये जो फिक्स होगा इसमें एक तो बेसिक रेट होगा प्लस स्पेशल अलाउंस रेट क्यों डाल दिया है, कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से। वही चीज, वही इन्फ्लेशन बढ़ रहा है जगह जगह, रेंट बढ़ रहे हैं, खाने पीने के रेट बढ़ रहे हैं, तो वो सारी चीजें एडजस्ट करके एक स्पेशल अलाउंस रेट होगा, उसे मिलाकर हमारा मिनिमम रेट ऑफ वेजेस बनेगा, एक मिनिमम रेट बनेगा। ठीक है, फर्स्ट में तो ये कह रहा है सिंपल सी बात, बेसिक रेट प्लस स्पेशल अलाउंस जो कि हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग से इफेक्टेड होके बनेगा, स्पेशल अलाउंस इसलिए डाला है। सेकंड चलते हैं, चलिए सेकंड में कह रहा है अ बेसिक रेट ऑफ वेजेस विद और विदाउट। अब देखो मैंने इसे जो ग्रीन करा है ना, ये जो मैंने रेड वेड करे हैं और ग्रीन करे हैं स्पेशली कि ये स्पेशल इसमें चीजें हैं तो इसलिए नोटिफाई करने के लिए करें। अ बेसिक रेट ऑफ वेजेस, फिर वही देखो आ गया वही जो हमारा पहले बेसिक रेट था, विद और विदाउट ये वाली चीज है, या तो और या नहीं। द कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस वही वाला जैसे स्पेशल वाला था, and the cash value of concessions in respect of supplies of essential commodities at concessional rates where so authorized। अब इसमें क्या है, बेसिक रेट आ गया, आप लिख भी लीजिएगा इन पॉइंट्स के आगे ना कि इसका फॉर्मूला कैसे बन रहा है, मिनिमम रेट इक्वल्स टू बेसिक रेट प्लस
हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस एंड द कैश वैल्यू ऑफ कंसेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। भाई एसेंशियल कमोडिटीज के जैसे व्हीट राइस वगैरह हैं, एसेंशियल कमोडिटीज होते हैं, इनको हमने ना कंसेशनल रेट में दे दिया, मतलब हम और किसी को 100 रुपए में देते हैं, जैसे ऐसे ही मान लो यार, मतलब मजाक में एग्जाम्पल में, जैसे 100 रुपए में देते हैं व्हीट, ठीक है, तो व्हीट जब हम 100 रुपए में दे रहे हैं तो इनको 100 में ना देकर हमने 60 में दे दिया, तो जो 40 है वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, मतलब हमने कंसेशनल में दे दिया ना, सबको देते हैं हम 100 में, अब ये हमारा एम्प्लॉई है तो हमने क्या करा, इसको 60 रुपीज में दे दिया, तो 40 रुपीज का भी तो फायदा ही हुआ भाई, कहीं और से लेता तो 100 रुपए का ही व्हीट मिलता ना उसको, तो वो हमने दे दिया यहाँ, तो ये बेसिक रेट हो गया प्लस एक कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, विद और विदाउट हो भी सकता है, आप ऐड करो नहीं करो, एंड द कैश वैल्यू ऑफ कंसेशंस, तो ये एक और फॉर्मूला हो गया। थर्ड में चलते हैं, अब थर्ड क्या कह रहा है, ऑल इंक्लूसिव रेट अलाउइंग फॉर द बेसिक रेट, द कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस एंड द कैश वैल्यू ऑफ कंसेशंस। इसमें क्या करा इसने, इसने तीनों चीजों को प्लस कर दिया, क्यों, क्योंकि ऊपर वो विद और विदाउट था जो ग्रीन में लिखा है, यहाँ पर इसने तीनों ही चीजें प्लस कर दी, बेसिक रेट, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस और कैश वैल्यू ऑफ कंसेशंस इफ एनी। ठीक है, रीड कर लें इसको दोबारा, अब आ जाते हैं सब सेक्शन 2 पे। मैं इसलिए थोड़ा सा ना स्पीडली कर रही हूँ अब, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये ना बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस हो रहा है, और पता है क्या होता है, फिर आप ना पूरे सेशन नहीं देखते हैं, मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि पूरे सेशंस आप लोग नहीं देखते, पता नहीं क्यों कंजूसी करते हैं यार, जब एक्ट देख रहे हो तो एक्ट तो मतलब पूरा ही देखा जाएगा ना, ऐसा तो नहीं होगा कि हमने आधा अधूरा एक्ट देख लिया तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, द कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस एंड द कैश वैल्यू ऑफ कंसेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एट कंसेशनल रेट्स शैल बी कंप्यूटेड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एट सच इंटरवल्स एंड इन अकॉर्डेंस विद सच डायरेक्शंस एज मे बी स्पेसिफाइड और गिवन बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सिंपल सी बात है यार, वो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस है और ये कैश वैल्यू ऑफ कंसेशंस है, ये जो है ये दोनों चीजें भी कंप्यूट करनी है ना, ऐसा तो नहीं आप अपने हिसाब से कर लोगे, मतलब जैसे मैंने वीट वाली कहानी बताई, तो वीट के 100 रुपए जो हैं ये कौन डिसाइड करेगा भाई, ये कहीं से डिसाइड होके आएंगे ना, नहीं तो आपको नहीं मैं तो 150 रुपए का देता हूँ, ठीक है, मतलब नॉर्मली मार्केट में रेट 100 का है, आप किन लोगे 150 का है, और मैंने इसे 60 का दे दिया, तो ये तो 90 रुपए हो गया, तो जो मिनिमम रेट है उसमें 90 रुपए ऐड कर देता हूँ, तो फिर मुझे और बेसिक रेट कम देना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं चलेगा, ये एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अपॉइंट होके वो ही ये बताएगी कि भाई कंसेशनल रेट, ये जो कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन है वो कितना है और कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस कितना है, ठीक है, ये ऐसा नहीं है हर आदमी अपने हिसाब से कुछ भी कर लेगा कि जी कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस मैंने अपने आप से मान लिया कि भाई इस जगह का कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस इतना है, जी नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो इन्फ्लेशन सब कुछ कंसिडर करके उसके रेट ये भी एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी करेगी, स्पेसिफाइड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ पे, प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम वेजेस। अब क्या है भाई, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोसीजर क्या रहेगा, तो प्रोसीजर भी बड़ा आसान सा है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, और हम बहुत ही आसान से पकड़ेंगे, आसानी से पढ़ लेंगे। इन फिक्सिंग मिनिमम रेट ऑफ वेजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर दिस एक्ट और इन रिवाइजिंग मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस सो फिक्स्ड, फर्स्ट टाइम पहले तो, और उसके बाद उसे रिवाइज कर रहे हैं तो भी, ठीक है, तो क्या रहेगा, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल ईदर, ईदर या तो, आ गया ना, या तो मतलब दो मेथड की या तो बात हो रही होगी या 3 मेथड की बात हो रही होगी, ठीक है ना, इसमें 2 अराउंड मेथड की बात हो रही है, तो शैल ईदर appoint as many committees and subcommittees as it considers necessary to hold inquiries and advise it in respect of such fixation or revision as the case may be। क्या करना है भाई, अपॉइंट करो कमेटी और सब कमिटीज कुछ जो कि इंक्वायरी करें और एडवाइस करें कि भाई कैसे फिक्सेशन होना है और कैसे रिवीजन होना है, ठीक है, सिंपल भाई, भाई कोई भी हमें काम करना है तो कोई गवर्नमेंट सब कुछ नहीं करेगी ना, कमेटीज वगैरह को अपॉइंट करेगी जो स्पेसिफिकली इसी चीज पे काम करेंगी कमेटीज, और सब कमेटीज अब वो क्या करेंगी, इंक्वायरी करेंगे और एडवाइस करेंगी। बी में आ जाता है बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, अब ये इधर वाला है, दूसरा वाला है, अब क्या करा हमने, ऑफिशियल गैजेट में एक नोटिफिकेशन निकाल दिया, पब्लिश इट्स प्रपोजल, एक प्रपोजल पब्लिश कर दिया फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ पर्संस लाइकली टू बी अफेक्टेड देयर बाय एंड स्पेसिफाइड इट फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ पर्संस, जो लोग इससे इफेक्ट होने वाले हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए, मतलब भाई मिनिमम रेट किसके लिए हो रहे हैं, एम्प्लॉयज के लिए हो रहे हैं और एम्प्लॉयर्स के लिए, दोनों ही इससे इफेक्ट होंगे ना, भाई कंपनी को कितना देना है तो कंपनी भी इफेक्ट होगी और हमें कितना मिलना है हम भी इफेक्ट होने वाले हैं, ठीक है, तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक प्रपोजल पब्लिश कर दिया, ठीक है, एंड इफेक्टेड देयर बाय एंड स्पेसिफाइड डेट, उसमें डेट भी स्पेसिफाई कर दी, नॉट लेस देन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ द नोटिफिकेशन ऑन विच द प्रपोजल्स विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। भाई ये कर दिया और उसके बाद 2 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, 2 महीने के अंदर अंदर आप हमें बता दो कि भाई इसमें प्रपोजल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम उसके आगे प्रोसीड करें, सिंपल सी कहानी ये हो रही है, समझ आ रहा है ना, नॉट लेस देन 2 months फ्रॉम द डेट, ठीक है। अब
अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बता दो इतने में। सेकंड में, आफ्टर कंसिडरिंग द एडवाइस ऑफ द कमिटी और कमिटी इज अपॉइंटेड अंडर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 or as the case may be, all representations received by it before the date is specified in the notification, that subsection, the appropriate government shall by notification in the official gazette fix or as the case may be revise minimum rate of wages in respect of which scheduled employment, and unless such notification otherwise provide, it shall come into force on the expiry of 3 months from the date of its issues। क्या क्या पढ़ दिया भैया, ये तो कुछ समझ से नहीं आया, समझ आ जाएगा। यहाँ देखिए फर्स्ट वाले मेथड में, फर्स्ट की बात हो रही है, जो फर्स्ट सबसेक्शन फर्स्ट में क्लॉज ए में कमेटी और सब कमिटीज थी जिन्होंने इंक्वायरी और एडवाइस किया था हमें, उसकी बात अब यहाँ पर हमने 2 वाले सबसेक्शन में करी है कि आफ्टर कंसिडरिंग, उनकी एडवाइस कंसिडर करी कमिटीज और सब कमिटीज की, और उसमें क्या हुआ, ऑल रिप्रेजेंटेशंस जो भी हमें रिसीव हुए थे उसको हमने देखा, और फिर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट में फिक्स करा, नोटिफिकेशन के थ्रू रिवाइज फिक्स या फिर रिवाइज जो भी करना था वो करा, और इट शैल कम इनटू फोर्स। अब क्या होगा, उसको उसमें छाप दिया, और वो कब आ जाएगा फोर्स में, वो कब मतलब फिक्स्ड एक रेट मान लिया जाएगा, एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। हमने वहां पर उनकी एडवाइस ले ली कमिटी सब कमिटीज की फिक्स करने के लिए या रिवाइज करने के लिए, और हमने ऑफिशियल एक ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के थ्रू वो रेट्स जो भी थे फिक्स या रिवाइज वाले वो वहां छाप दिए। और अब अगर कुछ उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, कुछ नहीं है, तो जैसे ही 3 मंथ्स एक्सपायर होंगे वैसे ही वो फोर्स में आ जाएगा, मतलब वो रेट्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। ये पहले वाले की बात है, कमिटीज और सब कमिटीज वाली, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। सेकंड वाले में क्या हो रहा था, जो क्लॉज बी था उसमें नोटिफिकेशन मेथड था, पहले वाले में तो वो कमिटी मेथड था, और सेकंड वाले में अब नोटिफिकेशन मेथड। अब नोटिफिकेशन मेथड में हमने 2 महीने दिए हुए हैं, देखते हैं 2 महीने बाद अब क्या होता है। प्रोवाइडेड दैट, नीचे आ जाओ, प्रोवाइडेड दैट वेयर द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट प्रपोजेस टू रिवाइज द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस बाय मोड स्पेसिफाइड इन क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1। अब क्लॉज बी के थ्रू जहां रिवाइज हो रहा है, ठीक है, क्लॉज बी के थ्रू जहां पर रिवाइज हो रहा है वहां क्या होगा, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल कंसल्ट एडवाइजरी बोर्ड। यहाँ पर हम एडवाइजरी बोर्ड से कंसल्ट करेंगे। ये जो हमारा बी था, मैं बार बार स्लाइड्स आगे पीछे कर रही हूँ, प्लीज आप इसको देख लीजिएगा। नीचे नंबर भी आ रहा है वैसे 33 34, ठीक है। जब भी कभी भी क्लॉज पीछे वाले क्लॉज की बात होती है तो मैं आगे पीछे करती हूँ स्लाइड्स, तो आप उसे चेक कर लें कि उसी का ही डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एडवाइजरी बोर्ड की कंसल्टेशन ले ली जाएगी, और एडवाइजरी कमिटीज एंड सब कमिटीज ओमिटेड बाय ऑल्सो, हाँ, और राइट, ठीक है ठीक है। अच्छा वो सेक्शन 6 हो गया गलत, सॉरी। तो यहाँ पे हमें आई थिंक समझ में आ गया क्या हो रहा है। फर्स्ट वाले में हो गया, लैब 3 महीने के अंदर बाद 3 महीने एक्सपायर होते ही मतलब 3 मंथ्स एक्सपायर होते ही वो फोर्स में आ जाएगा, जो हमने उसमें नोटिफिकेशन में निकाला है। और जो बी वाला क्लॉज है उसमें भी हमारा 2 मंथ्स के अंदर हम रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे, ठीक है। सो आप इसको प्लीज दोबारा से सुन लें, दोबारा से पढ़ लें, आपको समझ में आ जाएगा। ये बीच बीच में नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट लिखा होता है, और ये बार बार अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, और ये देखिए बार बार चीजें रिपीट हो रही हैं, इससे हमें लगता है पता नहीं कितनी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, लेकिन बस इसी के आसपास ना ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, और यही सारी चीज़ें टिक कर लिया करिए जैसे मैंने टिक करी हैं, और ये हो जाएंगे, आपको समझ आ जाएंगे। अब आ जाते हैं सेक्शन 6 पे। सेक्शन 6 में देखते हैं क्या हो रहा है। सेक्शन 6 में एडवाइजरी कमिटीज एंड सब कमिटीज ओमिटेड हो गई हैं, ये मतलब सेक्शन एक तरीके से खत्म हो चुका है। सो चलिए, आई होप सो सेक्शन 7 देख लेते हैं। अगर ये बहुत लॉन्ग सेशन लग रहा हो ना तो आप इसको ना हाफ पार्ट्स करके भी देख सकते हैं कि भाई चलो आज इतने सेक्शन निपटा लिए, 5 6 3 4 5, और अब नेक्स्ट सेक्शन 7 से चलो। सेक्शन 7 में है एडवाइजरी बोर्ड फॉर द पर्पस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द वर्क ऑफ कमिटीज सब कमिटीज अपॉइंटेड इन सेक्शन 5 and advising the appropriate government in the matter of fixing and revising minimum rate of wages, the appropriate government shall appoint an advisory board। देखो कितनी हंसी की बात है। हंसी की बात मतलब यह है कि हम सोचते हैं कि पता नहीं कितना कॉम्प्लेक्स है और ये कितना इजी है। एडवाइजरी बोर्ड जो इनकी बात हुई थी अभी पीछे सेक्शन 5 में, कि वहाँ पे एडवाइजरी बोर्ड से हमें कुछ एडवाइस लेनी है, वो वाली यहाँ पर ये फॉर्म होंगी, इसके बारे में बात हो रही है। फॉर द पर्पस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द वर्क ऑफ, वो जो कमेटी सब कमेटी वाला था, एंड एडवाइजिंग द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जनरली इन द मैटर ऑफ फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ये फिक्स करेगी, ठीक है। मतलब ये सेक्शन 7 में दिया हुआ है। अब चलो एक बार अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा हो, थोड़ा सा लिंक ना कर पा रहे हो, तो मैं यहाँ जाके दिखा देती हूँ आपको। देखो सेक्शन 5 में था ना, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल कंसल्ट द एडवाइजरी बोर्ड, लास्ट लाइन में ये वाली जो एडवाइजरी बोर्ड है ये कहाँ से सेट हो रही है, सेक्शन 7 से सेट हो रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 8। सेक्शन 8 में आप देखो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड भी है, फॉर द पर्पस ऑफ एडवाइजिंग द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन मैटर ऑफ फिक्सेशन एंड रिवीजन ऑफ दिस
and other matters under this act, and for coordinating the work of advisory board the central government shall appoint a central advisory board। सिंपल वही चीज भाई, ये जो फिक्सेशन और रिवीजन होने थे इसमें एडवाइस करने के लिए सेंट्रल को और स्टेट गवर्नमेंट को और भी जो काम है मिनिमम इसी एक्ट में रिलेटेड टू दिस वेजेस और रेट्स और वो उसके कोऑर्डिनेशन के लिए सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड हो जाएगी। ठीक है, सेट हो जाएगी। सेक्शन 8 भी हो गया कंप्लीट। अब इसमें क्लॉज चलो सबसेक्शन 2 भी है, इसको भी देख लेते हैं। द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ द पर्संस टू बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग। अब देखो इसमें हाँ ये है असली कहानी। चलो अब इसमें बता रहे हैं भाई सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में कौन कौन लोग होंगे। तो चलो ये है मजेदार वाली चीज, इसको समझते हैं। The Central Advisory Board shall consist of persons to be nominated by the central government representing employers and employees in the scheduled employments। ठीक है, who shall be, अब क्या होगा, एम्प्लॉयज को भी कोई रिप्रेजेंट करेगा उसमें और एम्प्लॉयज को भी। ये तो होगा नहीं ना कि भाई एक ही तरफ के लोग बैठ गए और उन्होंने कुछ रेट्स फिक्स कर दिए तो वो तो एक ही तरफ की बात सुनेंगे। तो एम्प्लॉयर की तरफ से भी कुछ लोग होने चाहिए और एम्प्लॉयज की तरफ से भी कुछ लोग होने चाहिए सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में, जो भाई दोनों की तरफ की बात करे, मेरी तरफ की है इनकी तरफ की है। ठीक है, तो हु शैल बी इक्वल इन नंबर, इक्वल होने चाहिए वो नंबर में, एंड इंडिपेंडेंट पर्संस नॉट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ इट्स टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। One of such independent person shall be appointed the chairman of the board of central government। कितनी सही बात कह रहे हैं। चलो चलते हैं, क्या कह रहे हैं ये, एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज की तरफ से यहाँ पर बोर्ड में लोग होंगे जो इक्वल होने चाहिए नंबर में, लेकिन इसके अलावा भी कुछ इंडिपेंडेंट मेंबर्स भी होने चाहिए जो किसी का भी साथ ना दे रहे हो। ठीक है ना, जैसे कहते हैं ना कि एक अलग से इंडिविजुअल आदमी से पूछो भाई ये मैटर बता के कि क्या है, क्योंकि उसकी तो कोई भी अपनी वो नहीं है ना, उसकी अपना कोई इंटरेस्ट है तो इन्वॉल्व है नहीं, तो वो सही बात जवाब देगा, मतलब वो किसी भी प्रॉब्लम को सुनेगा तो वो बिल्कुल न्यूट्रल होके आंसर करेगा उस चीज का। तो इंडिपेंडेंट मेंबर्स भी होने चाहिए, लेकिन इंडिपेंडेंट पर्संस जितने टोटल नंबर है ना उसके 1/3 से ज्यादा होने की जरूरत नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे, डोंट वरी अभी। ठीक है, तो इतना वरिड होने वाली कोई बात नहीं है इसमें, आराम से समझ लेते हैं। और लेकिन आप इसको जो मैं एग्जाम्पल दूंगी ना उसको अलग से नोट करिएगा और फिर आपको क्लियर हो जाएगा। और उसी इंडिपेंडेंट पर्सन में से कोई एक चेयरमैन होना चाहिए भाई, जो चेयरमैन है, जो मेन आदमी सबसे ऊपर होगा इसमें एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन, वो इंडिपेंडेंट मेंबर हो, उसका कोई इंटरेस्ट इफेक्टेड ना हो एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय का। नहीं तो फिर ये होगा कि भाई ये तो एम्प्लॉयर का आदमी था तो पार्शियलिटी हो गई, ये एम्प्लॉय का आदमी था तो पार्शियलिटी हो गई। ठीक है, तो चलो जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक छोटा सा ऐसे एग्जाम्पल ले लेती हूँ। कितने का लूँ, चलो जैसे टोटल नंबर कितने हैं 9, तो 9 ले लेते, तो 9 का तो सबसे पहले 1/3 कर लो, 9 का 1/3 करेंगे तो 3 आ गए। तो ठीक है, तो 3 जो है वो इंडिपेंडेंट मेंबर्स होने चाहिए उसमें से। ठीक है, और जो 6 बचे, 6 में से 3 और 3 वो किसके हो गए, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के हो गए। और वो जो 3 पहले वाले इंडिपेंडेंट थे ना उसी में से एक आदमी चेयरमैन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 3 से 4 नहीं हो सकता ये। ठीक है, नॉट एक्सीडिंग है, फाइन। चलो अब ऐसे ही एक और भी एग्जांपल, अगर चलो अब आपको लग रहा है तो बड़ा मतलब मैंने इजी सा बोल दिया, इसमें ये भी हो सकता है कि चलो इक्वल नंबर अगर हमें उनके रखने हैं, किसके रखने हैं, हमें इक्वल अगर मुझे रखने हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के, तो इसी 9 का ही एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ तो 3-3 ना लेकर ये ले लूँ कि चलो 4-4 हो गए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के 4-4 हो गए, तो एक बचा इंडिपेंडेंट मेंबर। ठीक है ना, तो एक इंडिपेंडेंट जो बचा वही चेयरमैन हो जाएगा और वही एक इंडिपेंडेंट हो गया, क्योंकि नॉट एक्सीडिंग 1/3 है, तो मतलब 1/3 से एक्सीड नहीं होना चाहिए, 1/3 से कम तो हो सकता है। ठीक है, आई होप सो समझ आ गया होगा, नहीं तो आप दोबारा भी सुन सकते हैं, दोबारा पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 9 पर। आई थिंक बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है ये सेक्शन 9, तो चलो मैं ले ही लेती हूँ। कंपोजिशन ऑफ कमिटीज, अब भाई इसको देखें कितना बड़ा है, चलो एक तो ले लेंगे। कंपोजिशन ऑफ कमिटीज की बात हो रही है, वो जो कमिटीज नहीं बन रही थी पीछे जो हमने पढ़ी थी अभी, तो ईच ऑफ द कमिटीज, सब कमिटीज एंड द एडवाइजरी बोर्ड, सेक्शन 5 में फर्स्ट सब सेक्शन ए में जो थी, ईच ऑफ द कमिटीज, सब कमिटीज एंड एडवाइजरी बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ पर्संस टू बी नॉमिनेटेड बाय appropriate government representing employers and employees in the scheduled employment, who shall be in equal number and independent persons not exceeding 1/3 of its total number of members. One of such independent persons shall be appointed the chairman by the appropriate government। ये भी वही है, देखो सेम उसी तरीके की बात हो रही है कंपोजिशन ऑफ कमिटीज में। कमिटीज, सब कमिटीज और एडवाइजरी बोर्ड में भी क्या होगा, एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज की तरफ से लोग होंगे जो कि इक्वल होंगे नंबर में, एंड इंडिपेंडेंट पर्संस जो हैं वो एक्सीड नहीं होंगे 1/3 से, नॉट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ इट्स टोटल नंबर ऑफ, और इंडिपेंडेंट आदमी चेयरमैन होगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट पर्सन जो है वो ही चेयरमैन होगा। वही सेम सी बात जो कि अभी हमने पीछे देखी थी, एक सेकेंड, हमने कंपोजिशन ऑफ कमिटीज में देखी थी ना ये, वही वाली सेम बात यहाँ, सॉरी आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गया, जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में देखी थी वही हमने सेक्शन 9 में यहाँ पे देखी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं, एक और कर लेंगे।
चलो 10th तक कर लेते हैं। करेक्शन ऑफ एरर्स, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे एट एनी टाइम बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट करेक्ट clerical or arithmetical mistakes in any order fixing or revising under this act or errors arising therein from any accidental slip or omission। देखो appropriate government ना को जब पता चलेगा कि कोई एरर हो गई है, क्लरिकल या फिर अर्थमेटिकल मिस्टेक हो गई है, भाई जोड़ रहे थे मिनिमम वेजेस को, बेसिक रेट लगाया, स्पेशल अलाउंस लगाया, कुछ गड़बड़ हो गई, तो जो गड़बड़ हो गई है उसे पता चल गया भाई अब गवर्नमेंट को, तो वो भाई कभी भी उसे रिवाइज और फिक्स कर सकते हैं और वो नोटिफिकेशन निकाल देंगे ऑफिशियल गैजेट में। भाई गलती किसी से भी हो सकती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सीडेंटल स्लिप से, ओमिशन से, तो वहाँ निकाल देंगे और वो एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके बाद सबसेक्शन 2 में कह रहे हैं एवरी सच नोटिफिकेशन शैल एज सुन एज मे बी आफ्टर इट इज इशूड बी प्लेस्ड बिफोर एडवाइजरी बोर्ड फॉर इन्फॉर्मेशन। अब भाई जब भी ऐसा होगा, कोई नोटिफिकेशन निकलेगा तो एडवाइजरी बोर्ड के सामने वो आ जाएगा, जिससे भाई उन्हें भी पता चल जाए, ठीक है, कि ऐसा कुछ गड़बड़ हो गई है। तो आई होप सो इसको हम यहीं क्लोज करते हैं, सेक्शन 10 तक ले लेते हैं आज, थोड़ा लॉन्ग भी हो गया है। एंड मैं डेफिनेटली वेट करूँगी आप लोगों के कमेंट्स का कि ये हेल्पफुल हो रहा है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, सबसे बड़ी चीज़ सिंपल तरह से समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सारी जो लैंग्वेजेस नहीं आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, नहीं तो मैं कोई और भी वे यूज़ कर सकती हूँ। मुझे ऐसे बेस्ट लगता है इसलिए बिकॉज मैं डायरेक्ट एक्ट से ही इसको पेस्ट करती हूँ। अगर मैं वैसे नोट्स भी बना सकती हूँ सिंपल से, जिसमें लैंग्वेज सिंपल हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यार एक्ट की लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए, ठीक है, तो मैं इसको इसलिए सिंपल करके बताती हूँ। एंड आई होप सो दिस इज हेल्पफुल है, मुझे जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।